हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री उनके बारे में आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे उनका पिक भी दिया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री ने हमारे देश के लिए कितने काम किए हैं और उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया है। देश समर्पण उनका जीवन था, ठीक है। तो उनको समझकर हम भी कुछ प्रेरणा लें और कुछ अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़े, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी की सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है, ठीक है। शास्त्री जी ने एक सामान्य परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे, लेकिन उन्होंने उनकी सफ़र आप देखो तो वो कहाँ तक पहुँच गए, प्रधानमंत्री, ठीक है, वहाँ तक वो पहुँच गए। देश के सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन कर्मयोगी बनकर अपना पूरा जीवन उनमें बिता दिया। वे उन लोगों में भी थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म का शक्ति पर अधिक भरोसा होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने भाग्य की रेखा को देखते हैं और उनको अपना भाग्य मानते हैं, लेकिन शास्त्री जी ऐसे नहीं थे। उन्होंने अपना भाग्य खुद बनाया है और वे क्रमशः अपने जीवन का सारा रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। कल यहाँ पे भी लाल बहादुर शास्त्री जी का पिक दिया गया है, ठीक है। जब वो नेता थे तो वो खुद आगे बढ़ते थे। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। समर्पित रहना यानी सब कुछ उस पर न्योछावर कर देना। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी, और जब भी उन्हें उनके काम के बदले कुछ मिलता था तो उनको उस पे अपेक्षित दृष्टि यानी वो लेने की इच्छा से वो काम नहीं करते थे, और उनको कोई ऐसा स्वार्थ भी नहीं था। वो निष्काम काम करते थे, निस्वार्थ भाव से वो देश की सेवा करते थे। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। गीता यानी कि हमारी जो भगवत गीता है, वो उनका सहारा लेकर, उनको पढ़कर उन्होंने अपना जीवन अर्पण किया है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा, ठीक है। तो उनको निष्काम यानी निस्वार्थ भाव से जो किया जाता है वो काम, तो उनको ये कहना बहुत ही उचित होगा। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये 3 बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो उनमें दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी क्षेत्र में हम जाते हैं, तो उस क्षेत्र में हमारा समन्वय यानी कि उस क्षेत्र से हमारा मन, तन, चरित्र सब मिला हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोलते कुछ है और करते कुछ है, दिखाने के कुछ और बोलने के कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब काम तन, मन और अच्छी नीयत से करना चाहिए, जो शास्त्री जी बिल्कुल वैसे थे। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ
साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म में सिद्धांत निहित है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनका जीवन कैसा था? श्रम, सेवा और सादगी और समर्पण का। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे। वो जो भी करते थे वो पूरी लगन और मेहनत से करते थे, और देशवासियों यानी देश की प्रजा को विश्वास था उन पर कि ये देश के लिए अच्छा ही करेंगे। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ करते थे वही करते थे। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू जी, ठीक है, कौन थे? हमारे बड़ा प्रधान जो रह चुके थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनकी समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने वो अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षाओं को पूरा किया। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह भी थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। शास्त्री जी का जन्म कोई बड़े घर में नहीं हुआ था। उनका जन्म एक सामान्य परिवार था। सामान्य परिवार में भी ही उनकी परवरिश हुई, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व के एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते हैं। क्या है उनके? विनम्रता, सादगी और सरलता, ये उनके गुण है। वो ऊंचे पद पे जाने पर भी वो अपने संस्कार और देश से जुड़े हुए अपनी भावना नहीं भूले। इसी दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था, और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहते तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह युक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। जिसके वाणी और विचार में विनम्रता होगी वही हमारे पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे, और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी ने आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। उसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। उसमें शामिल होने के बाद शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्वारा के काम में अपने आप को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया। उसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ शास्त्री जी को आप समझिए कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ऐसे कार्य किए जो देश की सेवा में उन्होंने किया। एक तो अछूतों द्वारा काम, फिर नमक कानून तोड़ो आंदोलन, ठीक है। आगे यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई
वो हम सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 22 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। ठीक है, इसी से यह अंदाज लगाया जा सकता है कि उन्होंने अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरे जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे बड़ी लंबी जेल थी। कौन से साल की? 1942 के साल की। तो आप माने कोई व्यक्ति जेल कब जाता है? जब वो कोई अगर एक बार भी जाते हो तो आप दूसरे बार वो काम छोड़ देते हो, लेकिन लगातार शास्त्री जी ने प्रयत्न करते रहे कि देश की उन्नति हो, प्रगति हो और विकास हो। इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। किसको? शास्त्री जी को। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। इसके बाद 6 वर्षों तक उन्हें इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव के भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब उसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के लिए कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह से परिचित हो गए। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी ने भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उस प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता है। वे अपने को कभी कभी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। अब उनकी बड़ी सीधी सी सादी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। ऐसी भावना से कार्य करने से कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद यानी कि मृत्यु के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मस्वयं से काम लिया था। अधिकारियों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में
19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह से विचार व्यक्त किए थे। आपको भविष्य की मंजिल चाहे तो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हो। यह सबको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का बोझ आता है, जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है। प्रजातांत्रिक यानी लोगों, जो प्रजा है उससे चलता है हमारा देश। निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मस्वयं के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने शास्त्री जी के बारे में देखा। आपको होमवर्क में ये शब्दार्थ 1 टाइम करना है और इस चैप्टर का रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।